हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये उसका पार्ट 2 है। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम पे लोकल स्कूल के साथ क्या हुआ, मतलब उनकी क्या कंडीशन थी, क्या हुआ उनके साथ। मतलब अ, अंग्रेज़ों के टाइम के पहले बच्चे किस तरह स्कूल जाया करते थे, मतलब क्या स्कूल थे भी या नहीं। अगर थे भी तो आखिर उन स्कूल का क्या हुआ जब अंग्रेज़ लोग आ गए। तो इसके बारे में आगे दिया हुआ है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम कौन था? ये एक 1830 में स्कॉटिश मिशनरी वाला व्यक्ति था, जिसको जो कि इंडिया में आया था बंगाल और बिहार का दौरा करने के लिए, मतलब एक प्रकार का सर्वे करने के लिए। कोई व्यक्ति नए शहर जाता है तो एक बार पहले घूमता फिरता रहता है, तो उस टाइप के लिए। बट ये आया क्यों था? ये आया इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज़ों ने बोला था इसको कि यहाँ पर तुम देखो, चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, रिसर्च करो एजुकेशन के ऊपर। मतलब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इस मतलब उसको ये रिपोर्ट बनानी थी कि यहाँ के स्कूल कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इसके बारे में इसको रिपोर्ट के लिए कहा गया था अंग्रेज़ों ने। हमने जो रिसर्च करी उसमें पाया कि उसने बंगाल और बिहार में लगभग लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं। और उन जो कि छोटे स्तर पर थी, और जो 1 लाख पाठशालाएँ, और हर पाठशाला में लगभग लगभग 20 स्टूडेंट्स थे। मतलब किसी में 18 हैं, 19 हैं, 20 हैं, 22 हैं, लगभग लगभग 20 हैं। 1 लाख पाठशालाएँ और 20 स्टूडेंट, मतलब 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई किया करते थे उस टाइम पे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, ये अमीर लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। जो लोकल कम्युनिटी, उनके द्वारा ये इनका कंट्रोल होता था। मतलब उनको फंडिंग, किसी प्रकार से पैसा, और ये स्टार्ट किया जाता था गुरुओं के द्वारा। एक पाठशाला का चित्र है जिसको एक डच पेंटर ने बनाया था 18th सेंचुरी में। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। देखिए, जो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने जब स्कूलों की स्थापना की थी, उसके पहले एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था। कुछ चीज़ें जो आज हम देखते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें भी थीं। इंडिया में नो फिक्स फीस, मतलब कोई फिक्स फीस नहीं थी। नो प्रिंटिंग बुक्स नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, मतलब पर्टिकुलर एक स्कूल प्रॉपर नहीं था। नो बेंच है, मतलब बेंच वगैरह नहीं होती थी। और ना ब्लैक बोर्ड का सिस्टम था, और ना ही सेपरेट क्लासेस होती थी कि भई फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड क्लास अलग है, थर्ड क्लास अलग है, फोर्थ क्लास अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब एक साथ बैठते थे। कोई रोल नंबर नहीं था। एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे। कोई नो रेगुलर टाइम टेबल, मतलब, और ना ही रेगुलर टाइम टेबल हुआ करता था। तो ये स्कूल चलते कैसे थे, मतलब कहाँ चलते थे? ये यहाँ, मतलब किसी गांव के बनियान ट्री, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, या किसी गांव गांव में किसी दुकान या किसी मंदिर के कोने में, मंदिर मंदिर में, या किसी गुरु जो इन्हें पढ़ाता था, या फिर टीचर के ही घर में ये क्लासेस लगती थी। और जो फीस है वो ऐसा नहीं कि फ़िक्स सबको वही फ़िक्स देनी है। जो मतलब अमीर है उनसे ज़्यादा पैसे लिया करते थे, और जो गरीब है उनसे उनके हिसाब से पैसे लिया करते थे। और जो टीचिंग का सिस्टम है, जो शिक्षा पद्धति है, वो ओरल ही हुआ करती थी। और गुरु डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट, मतलब अलग अलग डिफरेंट क्लासेस नहीं थी कि फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, सब एक साथ ही बैठते थे। और अ, और गुरु ही चिल्ड्रन से अलग अलग तरीके का, मतलब ट्रेनिंग देते थे। मतलब किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये गुरु ही डिसाइड किया करते थे। एडम ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि ये जो इंडियन स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब किसानी का, जब फसल कटने का टाइम आता था, तो पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। और जब फसल वसल कट जाती थी, तो पाठशाला पाठशाला दोबारा से स्टार्ट होती थी। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे, मतलब अगर गरीब बच्चे पाठशाला को कंटिन्यू कैसे करेंगे जब उनकी कटाई
कटाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। जो अमीर बच्चे हैं वो तो अपने खेत में लेबर लगा के उनका काम चल जाएगा स्टडी से। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी थी। इससे क्या होता था, सारे बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी, किसी भी बच्चे की पढ़ाई मिस नहीं होती थी। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी मिड 19th सेंचुरी में वो हायर एजुकेशन लाना चाहती थी। उसने कभी पाठशालाओं पे, मतलब पाठशाला होती थी उन पर कभी इंटरफेयर नहीं करा। और 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड करा कि अब उन्हें एजुकेशन सिस्टम मतलब पूरा चेंज करना है। उन्होंने फील करा कि अब न्यू सिस्टम आना चाहिए, रूटीन्स मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, और उन स्कूलों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे, और इसके लिए कंपनी ने क्या क्या कदम उठाए। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पंडितों को हायर करा, उनको गवर्नमेंट जॉब दी। उनसे कहा गया कि भैया अब आप उनके अंडर में 4-5 स्कूल दिए कि भैया आप इनको, मतलब अभी स्कूल आपके अंडर में है, आप पढ़ाइए। स्कूल मतलब पाठशाला, आप इन्हें पढ़ाइए। और आपको पढ़ाने के साथ साथ एक अपनी रिपोर्ट भी तैयार करनी है कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और क्या उनका सिस्टम है। एक प्रॉपर अब जो है रेगुलर टाइम टेबल होगा। और अब जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होगी। मतलब अब पहले ओरली पढ़ाई होती थी, अब टेक्स्ट बुक होंगी। और सालाना एग्ज़ाम भी होंगे बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। अ, अब बच्चों से कहा गया पे अ रेगुलर फ़ी, मतलब उन्हें अब भैया रेगुलर फ़ी भी पे करनी है। पहले ऐसा ऐसा होता था, अमीरों से थोड़ी ज़्यादा फ़ी लेते थे, गरीबों से थोड़ी कम फ़ीस लेते थे, और इस तरीके से स्कूल चलता था। अटेंड रेगुलर क्लासेस, मतलब अब रेगुलर क्लासेस भी करनी है। पहले थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जब खेत में कटाई का काम चालू हो जाता था तो उनके लिए क्लासेस रोक दी जाती थी कि भैया अब कटाई के बाद आना। तो अब रेगुलर क्लासेस होंगी, और अब न्यू रूल्स और न्यू डिसिप्लिन आए ईस्ट इंडिया कंपनी के उस आने से। जो जो नियम है जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे पाठशाला में कि भैया रेगुलर स्कूल आना है, अब सालाना मतलब हर साल एग्ज़ाम होंगे, और फ़ीस तुम्हें रेगुलर पे करनी पड़ेगी। मतलब अब जो भी पाठशालाएँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नए रूल्स को फ़ॉलो कर रहा था, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। और जो पहले जो बोल रहे थे कि भैया हम तो अपने हिसाब से ही स्कूल चलाएँगे, हमें मतलब जैसे पहले चलता था वैसे ही चलाएँगे, उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इससे क्या हुआ, जिन स्कूलों को अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो ईज़िली, मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जो खुद से चल रहे हैं, उन जो खुद चला रहे हैं स्कूल, उनको कम्पीट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, क्योंकि बाकी के जो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हर प्रकार से। उनको फाइनेंशियली भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं आती थी। जो स्कूल के न्यू रूल्स थे, न्यू रूटीन्स थी, उनके प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत ही अलग थे। पहले के जो सिस्टम थे उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर पाते थे। वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि पहले जो स्कूल हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते थे। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, फसल कटाई का टाइम होता था, तो स्कूल 1-2 महीने के लिए बंद कर दिए जाते थे। वापस से दोबारा से स्कूल चालू कर दिए जाते थे। अब अब यहाँ क्या हो गया, बेचारों को कंटिन्यू स्कूल आना है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, तो गरीब बच्चों के साथ प्रॉब्लम आने लगी। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो अपने खेतों में लेबर लगवा कर काम करवा लेते थे, लेकिन गरीब बच्चों को अपने खेत में जाना पड़ता था खेती के लिए, कटाई के लिए। और जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं तो वो इस प्रकार से स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। जो न्यू रूल्स की डिमांड है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, तो इस तरीके से उन्हें ऐसा कंसिडर कर दिया जाता था कि वो उनकी लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, मतलब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है और वो पढ़ना भी नहीं चाहते। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, मतलब उनका एजेंडा क्या था, कार्यसूची क्या थी। एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ लोग ही स्कूल के बारे में, शिक्षा पद्धति के बारे में सोच सोच उस टाइम पर सोच सोच रहे थे कि भैया स्कूल में कुछ चेंजेस लाने हैं, स्कूल का सिस्टम थोड़ा सा बदलना है। इंडियंस भी थे कुछ कुछ जगहों पर जो इंडिया की एजुकेशन के बारे में, उसको इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहे थे।
ब्रिटिश जो हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन लाए थे, तो इससे कुछ इंडियन तो सपोर्ट में थे कि यार ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन आएगी, थोड़ा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी इंडिया में, थोड़ा सा न्यू एक अलग एजुकेशन सिस्टम की तरफ कई सारे इंडियंस इसके फेवर में थे। जिनके और जो इन और भी कुछ सारे हैं जो टीचर को मतलब टीचिंग को एजुकेशन सिस्टम पर चेंजेस करना चाह रहे थे, जिनके बारे में चैप्टर 9 में दिया हुआ है। और कुछ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ तो सपोर्ट में थे कि चलो ठीक है ब्रिटिश अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो लाएंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन में, जैसे कि महात्मा गांधी वो इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर आए, जो यूरोप की शिक्षा पद्धति वो इंडिया में आए। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी ऐसे व्यक्ति हैं कि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आए। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव अस। इंस्लेव मतलब होता है गुलाम, मतलब इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें गुलाम बना रही है। महात्मा गांधी आर्ग्यू करते थे कि ये जो एजुकेशन है ये इंडियंस के माइंड पे इन्फीरियरिटी लाएगी, मतलब मतलब अगर इंडियंस अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ेंगे तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानेंगे, और जो अपना कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और महात्मा गांधी का ये सा मानना था कि ये मतलब जो शिक्षा है अंग्रेज़ों की शिक्षा, ये हमें गुलाम बना रही है, ये एक सिनफुल मतलब एक पाप की शिक्षा है, और इंस्लेव और इंडियन को अपना गुलाम बनाएगी, मतलब अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति, और इसको हमेशा मतलब बुरा है। महात्मा गांधी की नज़रों में ये शिक्षा पद्धति बहुत बहुत बुरी थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें। वो उनकी पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए था, रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उनकी डिग्निटी डिग्निटी पर काम हो, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, उनकी आत्मसम्मान भी बढ़े। और महात्मा गांधी ने जब नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स ये आर्गूमेंट भी करी थी कि भैया ब्रिटिश स्कूल में अंग्रेज़ों के स्कूल में मत जाओ, उन्हें ये आश्वासन दो कि अब हम आपके गुलाम नहीं नहीं हैं। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि भैया पढ़ाई लिखाई अगर देनी है, पढ़ाई लिखाई अगर करना चाहते हो तो वो हमें इंडियन इंडियन लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, जो हमारी मूल भाषा है। कहीं हिंदी है, कहीं अवधी है, तो उसकी लोकल भाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। और जो इंग्लिश जो है वो क्रिपल मतलब होता है अपंग, मतलब इंग्लिश जो है इंडियंस को अपंग बना देगी। वो इंडियंस को ऐसे ऐसे बना देगी, वो अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में एक स्ट्रेंजर बन जाएंगे, और वो इंग्लिश कल्चर को सुपीरियर मानने लगेंगे, और धीरे धीरे अपना कल्चर भूलते जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी इंग्लिश का जो एजुकेशन सिस्टम है, अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम है, उसके अगेंस्ट रहा करते थे। गांधी जी कहते थे कि जो वेस्टर्न की एजुकेशन है, मतलब जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन है, वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस करती है कि भैया आपको रीडिंग आती है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो बस आपकी एजुकेशन हो गई। बट गांधी जी चाहते थे जो ओरल नॉलेज है, मतलब जो लाइव एक्सपीरियंस है, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए, वो ही जीवन में काम आता है। मतलब अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति वो टेक्स्ट बुक पर डिपेंड थी पूरी की पूरी। गांधी जी चाहते थे एजुकेशन ऐसी हो जिससे इंसान की माइंड का विकास हो, और उसकी सोल, उसकी आत्मा का विकास हो। वही एक्चुअल एक्चुअल शिक्षा वही है। मतलब अंग्रेज़ों की नज़रों में जो लर्निंग है, मतलब जो भैया किसे एजुकेटेड हम कह सकते हैं जिसको भैया रीड पढ़ना आता है और जिसको राइट लिखना आता है, उनकी नज़रों में बस भैया वही है। ये एक्चुअल में रियल मतलब एजुकेशन नहीं है गांधी जी की नज़रों में, मतलब एक्चुअल में यही है कि रियल एजुकेशन ये नहीं है। लोगों को हाथों से काम करना पड़ता है, क्राफ्ट से नई नई कलाएँ सीखनी पड़ती हैं, ऑपरेट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनकी समझदारी बहुत बढ़ती है। मतलब कुछ हैंड क्राफ्ट टाइप में लोगों को जैसे हाथ हाथ से काम करना है, तो हाथ से काम करते हैं, तो ये सब भी सिखाना चाहिए, उससे दिमाग का विकास होता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ लोग ही शिक्षा के बारे में सोचते थे। इंडिया के और भी सारे नेशनलिस्ट हैं जो इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोचते थे, लेकिन उनका जो तरीका था इंग्लिश एजुकेशन मतलब अंग्रेज़ों के एजुकेशन सिस्टम से उनका थोड़ा-सा सिस्टम अलग था। टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस, इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस का शांति निकेतन। ये शांति निकेतन का एक डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते दिखाया गया है। देखिए, हम सभी ने शांति निकेतन के बारे में सुना ही होगा। ये इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और इसको मतलब किसने शुरुआत करा, इसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए, इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 में। जब वो अ, बच्चे थे, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जब वो छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल का जो माहौल था वो उन्हें सफोकेशन मतलब उनका वहाँ पर दम घुटता था बहुत ज़्यादा, और वो ओप्रेसिव ओप्रेसिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दमनकारी लगता था। मतलब उस वो उनकी नज़रों में स्कूल एक दमनकारी जगह थी। और वो स्कूल को एक जेल की तरह देखा करते थे। मतलब उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने चाइल्डहुड के टाइम पे। रविंद्रनाथ टैगोर के जो स्कूल सिस्टम के जो विचार थे उनको थोड़े से अलग थे। उनका ऐसा मानना था स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुश रह सकें, मतलब उन्हें बच्चे थोड़ा क्रिएटिव हो सकें। जो स्कूल है वो ऑन मतलब खुद को डेवलप करने की जगह है, मतलब खुद को इम्प्रूवमेंट करने की जगह है। और जो स्कूल है मतलब स्कूल जो है सेल्फ लर्निंग से अलग करता है। जो अंग्रेज़ों के स्कूल थे वो इंसान को सेल्फ लर्निंग से अलग करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये अंग्रेज़ों के स्कूल जो कि रिजिड और रिस्ट्रिक्ट बनाते हैं अंग्रेज़ों के मतलब अंदर से खोखला कर देते हैं। जो एक्चुअल स्कूल है, एक्चुअल टीचर है, वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो, जानने की कुछ उत्सुकता हो किसी प्रकार से। और जो अंग्रेज़ों के स्कूल है मतलब जो किसी व्यक्ति का मूल नेचर है वो उनके मूल नेचर को ही ख़त्म कर देती है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा मानना था कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर जो क्रिएटिव लर्निंग होती है, वहाँ पर जो सीखने की क्षमता होती है उसका एक अलग ही लेवल होता है। तो उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में अपना जगह स्कूल खोलने की, शांति निकेतन खोलने की ये प्लान करा था। उन्होंने फिर 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन खोला था, जहाँ पर बच्चे अपनी हारमोनी के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ, अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई लिखाई कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के जो थॉट थे एजुकेशन को लेकर वो कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर थे, मतलब काफ़ी हद तक सेम थे। इसके अलावा तो उनमें से थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस भी थे। गांधी जी ये जो वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, जो मशीन मशीन और ये टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो चाहते थे मतलब इंडियन एजुकेशन भी रहे, हल्का फुल्का वेस्टर्न एजुकेशन भी रहे, थोड़ी सी साइंस भी रहे, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का भी काम हो। इसीलिए उन्होंने अपने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जगह दी, जहाँ पे आर्ट और म्यूज़िक, आर्ट्स और डांस को भी जगह दी। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के साथ साथ कई सारे थिंकर ऐसे हैं जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचते थे, मतलब वो चेंजेस लाना चाहते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। कुछ जो थिंकर हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ जो हैं अपनी शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा चेंज करें ताकि कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि भैया हमें इंग्लिश चाहिए ही नहीं है, इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेज़ों का सिस्टम हमें चाहिए ही नहीं है, हमें तो अपना ही कल्चर चाहिए जिसमें ट्रू नेशन है, ट्रू नेशनलिज़्म है। लेकिन समस्या थी कि ये कौन डिसाइड करे कि ट्रू नेशनल क्या है। और इसके साथ साथ कई सालों बाद नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके क्या-क्या मतलब फंक्शंस होने चाहिए। तो इस पर जो डिबेट है कई सालों तक मतलब आज़ादी के बाद भी इन पर डिबेट्स चलती रहीं। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।